जीत आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है प्रिंसिपल बैच में। और टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। सारे वेरी गुड इवनिंग मीनाक्षी जी। और जो टेस्ट पेपर बनाया है आज का है, उसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो जितना भी मैंने अभी जितनी यूनिट हैं और यूनिट का जितना कंटेंट है जो मैंने आप लोगों को कराया है, तो उस कंटेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा है। सारे क्वेश्चंस हैं वो यूनिट से रिलेटेड हैं, सारी यूनिट से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राजतंत्र की सफलता के लिए नौकरशाही आवश्यक है। उपरोक्त कथन का संबंध है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और पहला ऑप्शन है बेवर, दूसरा है मिल और तीसरा है टेलर और चौथा है मार्टन। तो 4 विकल्प हैं, एक विकल्प आपको चुनना है। आशुतोष जी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार। तो आंसर प्लीज, और कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पर्याप्त समय है। 30 क्वेश्चन है हमारे पास और सारे क्वेश्चन बहुत जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनमें बहुत बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाना है। फैक्चुअल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और राजतंत्र की सफलता के लिए नौकरशाही आवश्यक है, ये कथन जो है आप लोग ये बता रहे हैं, वेबर का नहीं है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्स वेबर जो है आधुनिक प्रबंधनवाद का जन्मदाता है, लेकिन ये कथन जो है मिल ने दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन की आत्मा माना जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रशासन की आत्मा माना जाता है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रबंधन, और ऑप्शन बी है निर्णय, जिसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और तीसरा है आयोजन और चौथा है नियोजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए आप लोग। और ये क्वेश्चन जो है, हाँ, धीरेन्द्र मिश्रा जी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, 2V। और जो निर्णय होता है वो प्रशासन की आत्मा माना जाता है, क्योंकि जब तक हम निर्णय नहीं ले पाएंगे हमारे अंदर, हम प्रशासन नहीं कर सकते और निर्णय जो है लेना पड़ता है। तो इसका जो है निर्णय आएगा, 2V आएगा। प्रदीप जी 2V बता रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर है इसका निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये प्रशासन की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। और जब मैंने आपको प्रशासन पढ़ाया था तो सबसे पहले क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया था, इस कंटेंट पर। 4 ऑप्शन है हमारे पास, वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी टेलर, तीसरा है नेस्विल और चौथा है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ, बबीता जी ने बताया है 3A, धीरेन्द्र मिश्रा जी ने 3A, प्रदीप जी ने 3A, मीनाक्षी जी ने 3A, और बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, माना जाता है। बिल्कुल सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये ध्यान से पढ़ना है। और भारत में शैक्षिक नियोजन की समस्या यही है कि शैक्षिक क्षेत्र में एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना है, जबकि संविधान में शिक्षा प्रमुखता, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो राज्य के अधीन विषय है, तथा विभिन्न स्तरों के अनेक शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र के समस्त पक्षों पर निर्णय दिया जाता रहा है। उपरोक्त कथन है। 4 विकल्प हैं हमारे पास, कोठारी आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। 4 विकल्प हैं और ये जो है फैक्ट पर आधारित है। किस कमीशन ने ये कहा था शैक्षिक नियोजन के संदर्भ में? क्वेश्चन नंबर 4 रिप्लाई प्लीज। हाँ, प्रदीप मोहन भट्ट जी ने 4A बताया है, आशुतोष जी ने 4A बताया है, और बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है। कोठारी आयोग में शैक्षिक नियोजन के संदर्भ में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेतृत्व से। परिस्थिति नेतृत्व शैली में बल है, ऑप्शन ए कार्य के प्रति चिंता पर,
परिस्थितिगत कर लेना यहाँ पर, परिस्थितिगत नेतृत्व। परिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है ऑप्शन ए कार्य के प्रति चिंता पर, ऑप्शन बी संबंधों के प्रति चिंता पर, ऑप्शन सी कार्य एवं संबंधों दोनों के प्रति चिंता पर, ऑप्शन डी कार्य एवं संबंधों किसी के प्रति चिंता पर नहीं। तो 4 विकल्प हैं और ये भी कंसेप्ट पर आधारित है। परिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है और आप लोग आंसर करें, इसका आंसर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, आशुतोष जी ने 5C बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है 5C। और क्यों होगा 5C, इस पर बात करते हैं। परिस्थितिगत नेतृत्व से तात्पर्य होता है कि जब अकेजनली कोई समस्या क्रिएट होती है तो इस प्रकार की शैली में हम क्या करते हैं कि कार्य और संबंध दोनों के प्रति चिंता दर्शाते हैं। तो इसका विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्यालय समय तालिका तैयार करने का कार्य के अंतर्गत आता है। 4 विकल्प हैं, संगठन, ऑप्शन बी आयोजन, ऑप्शन सी निर्देशन और ऑप्शन डी है रिपोर्टिंग। 4 विकल्प हैं और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय समय तालिका यानी जो समय सारणी होती है, समय सारणी तैयार करने का कार्य के अंतर्गत आता है संगठन, आयोजन, निर्देशन और रिपोर्टिंग। तो 6 का आंसर प्लीज। देखिए इसका रीता जी 6A संगठन के अंतर्गत नहीं आएगा। संगठन में हम मानवीय और भौतिक जो प्रबंधन होते हैं उनका संगठन करते हैं, कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्देशन भी नहीं है और रिपोर्टिंग भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर मीनाक्षी पंत ने बताया है वो है आयोजन करना, क्योंकि ये नियोजन है और नियोजन के अंतर्गत हम इसको करते हैं। पाठक जी ने राइट आंसर बताया है बी, आपने अच्छा सी बताया है, तो इसका बी होगा आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी। 4 विकल्प हैं, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा, राष्ट्रीय आयोग द्वारा, ऑप्शन बी यशपाल कमेटी के द्वारा, ऑप्शन सी राममूर्ति कमेटी के द्वारा और ऑप्शन डी है हंसा मेहता कमेटी के द्वारा। हाँ, बबीता जी ने 7C बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है 7C। राममूर्ति कमेटी के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति गठित हुई थी 1986 में, केंद्र सरकार बदल जाने के कारण जो दूसरी गवर्नमेंट आई थी तो उसने राममूर्ति शिक्षा कमेटी के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसकी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद शिक्षा में उसको अप्लाई किया गया कुछ प्रावधानों को। तो इसका राइट आंसर होगा राममूर्ति कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ सरकार शब्द से अधिक है और यह कुछ शब्दों से निकटतम रूप से जुड़ा है, जैसे अधीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, योजना बनाना, त्रुटि निर्देशन, संगठन, नियंत्रण आदि। ये परिभाषा है और इस परिभाषा को किसने दिया है? तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, JV सीयर्स, दूसरा है बेलफोर, तीसरा है बेहकम और चौथा है कैटिल। एक कैटिल है, मात्रात्मक त्रुटि हुई है पेपर टाइप करने में, कैटिल। तो 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज आंसर। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ सरकार शब्द से अधिक है और यह कुछ शब्दों से निकटतम रूप से जुड़ा है, जैसे अधीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, योजना बनाना, त्रुटि निर्देशन, संगठन, नियंत्रण आदि। तो एक का जो डेफिनेशन है, हाँ धीरेन्द्र मिश्रा जी ने बिल्कुल राइट बताया है, ये JV सीयर्स की डेफिनेशन है और बिल्कुल राइट आंसर है। और मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जितने भी इस प्रकार के डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं
उनको आप एक अलग से डायरी पर नोट करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रकृति है पेपर की, सेकंड पेपर की, उसमें कंटेंट से काफ़ी क्वेश्चन रखे गए हैं। तो डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो जेबी शेयर्स की ये डेफिनेशन है जिसे हमें ध्यान में रखना है शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये बिल्कुल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। व्यवसाय की विशेषता कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 4 विकल्प हैं हमारे पास। व्यवसायिक संगठन की सदस्यता, सेवापूर्ण परीक्षण की दीर्घ विधि अवधि, ऑप्शन सी सेवा के प्रयोजन से कार्य करना, और ऑप्शन डी है आकर्षक पारिश्रमिक के लिए सक्रियतावाद को बढ़ावा देना। बहुत कंसेप्ट पर आधारित है और व्यवसाय की प्रकृति के संदर्भ में क्वेश्चन है। ये नेचर ऑफ प्रोफेशन, जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय की प्रकृति से ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है, इन 4 विकल्पों की जब हम समीक्षात्मक इस पर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आंसर आप इसका निकाल देंगे। बिल्कुल राइट। हाँ, प्रदीप मोहन भट्ट जी ने 9D बताया है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है 9D। और इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, व्यवसायिक संगठन की सदस्यता लेना व्यवसाय की विशेषता है। बबीता जी ने भी 9D बताया, अनिल जी ने बताया, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों के। सेवा पूर्व प्रशिक्षण लेना पड़ता है और दीर्घ अवधि तक आता है व्यवसाय में। किसी भी व्यवसाय में कौशल डेवलपमेंट करने के लिए हमें सेवा पूर्व प्रशिक्षण लेना पड़ता है, कला कौशल विकसित करने पड़ते हैं। सेवा के प्रयोजन से कार्य करना, क्योंकि कोई भी व्यवसाय है सेवा के भाव से करा जाता है। ऑप्शन डी था आकर्षक पारिश्रमिक के लिए हमें सक्रियतावाद को बढ़ावा नहीं देना है, अर्थात किसी भी व्यवसायिक जो आंदोलन होते हैं, संगठन होते हैं, उसमें इसको नहीं बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? ये भी मानसिक स्वास्थ्य से के कंसेप्ट पर क्वेश्चन आधारित है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। इसके विकल्प पढ़ता हूँ। पहला विकल्प है मानसिक स्वच्छता प्रक्रिया है और मानसिक स्वास्थ्य उसका परिणाम है। ऑप्शन बी देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रिया है और मानसिक स्वच्छता उसका परिणाम है। ऑप्शन सी मानसिक स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य एक ही प्रत्यय हैं, समान हैं दोनों। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंसेप्ट पर आधारित है और ये पूरी यूनिट मानसिक स्वास्थ्य की मैंने आप लोगों को कराई थी। आशीष जी ने ए बताया है और बिल्कुल सही आंसर ए है इसका। और इस पर देखिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ी से। देखिए, मानसिक स्वच्छता प्रक्रिया है। मानसिक स्वच्छता प्रक्रिया से मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में, स्मृति में जितने भी तनाव, चिंता, द्वंद्व पैदा होते हैं, उन द्वंद्वों को हम उनका विस्मरण करते जाते हैं, फॉरगेटिंग करते जाते हैं। दीमाला जी ने भी राइट आंसर बताया है 10A। और जो पॉजिटिव विचार होते हैं उनको हम अपने माइंड में रिकॉल करते जाते हैं। तो इस तरीके से मानसिक स्वच्छता बनाए रखना एक प्रक्रिया है, यानी कि जो ऐसी सूचनाएं, यादें, स्मृतियां जो हमारे मन को संकट में डालती हैं, तनाव उत्पन्न करती हैं, उनको डिलीट करना है और पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करना है, उसका चिंतन करना है, मनन करना है। तो ये मानसिक स्वच्छता प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जब हम अपना लेते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो परिणाम के रूप में निकल कर आता है, यानी कि एक आउटपुट होता है मानसिक प्रक्रिया का, मानसिक स्वच्छता का। बाकी इसमें विकल्प बी था तो मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रिया नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य हमारा आउटकम है। जैसा हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वैसा ही उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के रूप में बाहर निकल कर आता है। मनोविकृत हो सकते हैं हम, और मनोविकृति का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो उसका बिल्कुल विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये विद्यालय प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर्ष जी ने भी राइट बताया था। विद्यालय प्रबंधन और अस्पताल प्रबंधन दोनों, ऑप्शन बहुत, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कंसेप्ट पर आधारित है प्रबंधन के। विद्यालय प्रबंधन और अस्पताल प्रबंधन दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। ऑप्शन बी एक ही है, ऑप्शन सी भिन्न होते हुए भी कुछ समान पक्ष रखते हैं, ऑप्शन डी एक समस्रोतीय माने जाने चाहिए। 4 विकल्प हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट पर। हाँ, आशीष जी ने सी बताया है, आशुतोष जी ने सी बताया है, मीनाक्षी जी ने सी बताया है, बबीता जी ने सी बताया है, प्रदीप जी ने, सभी लोगों ने सी राइट आंसर बताया है और बिल्कुल राइट आंसर इसका सी है। किसी भी प्रोफेशन का या कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का हम प्रबंधन करते हैं तो इंस्टीट्यूशन के उद्देश्यों और कार्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं तो कुछ इनमें जो होती हैं वो सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ पक्ष एक समान ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर है भिन्न होते हुए भी कुछ समान पक्ष रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित हुए थे? 4 विकल्प हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ऑप्शन सी है कोठारी आयोग 1964-66 और विकल्प डी है विश्वविद्यालय आयोग 1948। बबीता जी बी बता रही हैं और लोगों के रिस्पांस देख लेते हैं। पाठक जी बी बता रहे हैं, राजेंद्र जी बी बता रहे हैं 1986, हाँ प्रदीप जी भी बता रहे हैं, हाँ अनिल जी भी बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर इसका बी है। जो राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की कायाकल्प बदलने वाली शिक्षा नीति थी और इस शिक्षा नीति में प्रत्येक जिले में एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिला स्तर पर होना चाहिए, ये कहा गया था। तो उसकी सिफारिशों के आधार पर डाइट्स का निर्माण जिला स्तर पर किया गया है और बिल्कुल राइट आंसर इसका बी है 1986। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगस्त 2015 के अंत से प्रारंभिक स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं होगा, किसकी सिफारिश के आधार पर ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया? तो 4 विकल्प हैं हमारे पास। पहला विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से, विकल्प बी है जो RTE था, राइट टू एजुकेशन 2009 की ये सिफारिश थी, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसा कहा गया और चौथा है जो वर्मा आयोग 2012 में गठित हुआ था, इसने ऐसा कहा था। हर्ष जी बी बता रहे हैं, आशीष जी बी बता रहे हैं राष्ट्रीय राइट टू एजुकेशन 2009 और बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 13 का बी होगा राइट टू एजुकेशन 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये कहा गया था कि अब शिक्षा में विद्यालय में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं रखा जाएगा और उसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई थी 2015 तक, तो हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय कार्यक्रम की एक उत्तम निरीक्षण रिपोर्ट में मुख्य बल उसे कैसा बनाने पर होना चाहिए? या दूसरे शब्दों में इस क्वेश्चन को हम अगर डिफाइन करें तो जब आप विद्यालय कार्यक्रम की एक रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करें तो वो निरीक्षण रिपोर्ट आप कैसे तैयार करेंगे? 4 विकल्प हैं। विकल्प एक है, ए है निरोधात्मक और सुधारात्मक, विकल्प बी निरोधात्मक और सृजनात्मक, विकल्प सी है रचनात्मक और आलोचनात्मक और विकल्प डी है रचनात्मक और सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल जल्दबाजी आप ना करें। देखिए आप लोग डी बता रहे हैं और थोड़ा सा मतभेद है आप लोगों से इस क्वेश्चन के आंसर में। एक बार फिर से आप लोग चिंतन करें, राइट आंसर निकल आएगा क्योंकि इथिक्स पर आधारित है ये क्वेश्चन। जब हम निरीक्षण करते हैं
मीनाक्षी पंत जी ने सी बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी हम निरीक्षण रिपोर्ट बनाते हैं तो रचनात्मक भी होना चाहिए और आलोचनात्मक भी होना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण जब हम करते हैं किसी भी विद्यालय का, इंस्टीट्यूशन का, तो वहाँ पर हमें रिपोर्ट में सब कुछ 100% सही नहीं होता है। तो कुछ प्रबंधन होते हैं, शिक्षक से संबंधित प्रबंधन हो सकते हैं, रख रखाव से संबंधित हो सकते हैं, अथवा लैब्स इत्यादि से संबंधित हो सकते हैं। तो आलोचनात्मक और रचनात्मक रिपोर्ट होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान में आप रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सतत आकलन से संबंधित नहीं है? मापन और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है। पूरा टॉपिक मैंने कराया था आप लोगों को और बहुत व्यापक स्तर पर कराया था। जो लोग नए जुड़े हैं, हो सकता है आप लोगों ने वो क्लास ना पढ़ी हो अभी, लेकिन सारी क्लास आप लोगों के ऐप में उपलब्ध हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि कौन सा सतत आकलन से संबंधित नहीं है? नहीं है जरूर आप दिमाग में रखें, क्योंकि कभी कभी गलत हो जाता है क्वेश्चन ना पढ़ लेने से। अध्यापक विषय सामग्री, कौशल, मूल्यों, अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करना, कामा लगा लेना यहाँ पर। अध्यापन, विषय सामग्री, कौशल, मूल्यों, अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी, अध्यापक आंतरिक परीक्षणों के जरिए बालकों का मूल्यांकन अंत में करता है। ऑप्शन सी है, प्रत्येक परीक्षण के बाद समय समय पर और अंत में करता है मूल्यांकन, अंत में मूल्यांकन करता है। ऑप्शन डी, अध्यापक विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत कंसेप्ट पर आधारित है और इसका आप लोग बिल्कुल जल्दबाजी में उत्तर ना दें। और पाठक जी भी बता रहे हैं, प्रदीप मोहन जी भी बता रहे हैं, अनिल नौटियाल जी भी बता रहे हैं, और आशुतोष जी ने भी 15 का बी बताया है। सब लोगों ने बी बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है। और क्यों राइट आंसर है? क्योंकि बात यहाँ पर कंटिन्यूअस मूल्यांकन से है। कंटिन्यूअस, निरंतर, यानी कि जो मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। अध्यापक विषय सामग्री, कौशल, मूल्यों, अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करना ये आंतरिक, वो सतत मूल्यांकन का काम है। अध्यापक आंतरिक परीक्षणों के जरिए बालकों का मूल्यांकन अंत में करता है, यही गलत है, क्योंकि अंत में जो मूल्यांकन होता है वो सतत मूल्यांकन नहीं, वो समेटिव मूल्यांकन की विशेषता होती है, जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन जो है वो वर्ष के अंत में किया जाता है। तो इसलिए इसका विकल्प बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अधिगम भार को कम करना। ऑप्शन बी, मूल्यांकन में निरंतरता का तत्व लाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन के लिए प्रेरित करते रहना। बहुत कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों के पास है, और जल्दी से दीजिए आप लोग आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए, आशीष जी ने भी बताया है, मीनाक्षी जी ने भी बताया है, प्रदीप मोहन जी ने भी बताया है, अनिल जी 16 भी बता रहे हैं, हाँ, दीमाला जी ने भी बताया है। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है और ये कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। जो सेमेस्टर प्रणाली होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मूल्यांकन में निरंतरता का तत्व लाना। तो इसका विकल्प बी होगा। महत्वपूर्ण, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रकृति भी हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, तो महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है सेमेस्टर प्रणाली का कि समय समय पर बच्चों का आकलन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन और भी बन जाता है एक क्वेश्चन 17 पर चर्चा करने से पहले।
कि जो हमारी हाफरली एग्जामिनेशन होती हैं, सेमेस्टर प्रणालियाँ होती हैं, वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, ये सब सतत मूल्यांकन के उपकरण हैं। और जो वर्ष के अंत में परीक्षाएं होती हैं वो समेटिव मूल्यांकन कहलाते हैं। तो वो समेटिव मूल्यांकन के उपकरण ऐसी परीक्षाएं होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चर्चा करते हैं। प्रबंधन का आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करता है। आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन ए संगठनात्मक स्वीकृति पर, ऑप्शन बी संगठनात्मक अनुपालन पर, ऑप्शन सी संगठनात्मक समृद्धि पर और ऑप्शन डी है प्रबंधकों के निरीक्षण पर। प्रबंधन भी कराया था मैंने आपको, और 17 का आंसर दीजिए आप लोग। देखिए आप लोग सी बता रहे हैं और इसका सी नहीं होगा, क्योंकि ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन जो आधुनिक प्रबंधन के उपागम हैं उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आशीष जी ने बी बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी, क्योंकि जो आधुनिक प्रबंधन है वो संगठनात्मक अनुपालन पर की बात करता है कि संगठन में भी जो भी दिशा निर्देश दिए जाएं, कार्य नीतियाँ बनाई जाएं, उन सब का अनुपालन हो। धीरेन्द्र मिश्रा जी ने भी बताया, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका हमें ध्यान में रखना है संगठनात्मक अनुपालन पर। क्वेश्चन नंबर 18 लीडरशिप से रिलेटेड है। नेतृत्व के हाल ही के प्रतिमान किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ये भी हाँ, चलिए मैं कर देता हूँ रिपीट। देखिए ये 4 विकल्प हैं। संगठनात्मक स्वीकृति से तात्पर्य ये है कि इंस्टीट्यूशन का जो तंत्र है, संगठन है, उसकी स्वीकृति, सबकी स्वीकृति होनी चाहिए। ये भी प्रबंधन के उपागम हो सकते हैं, जो प्राचीन उपागम है, स्वीकृति की भी बात करते हैं। अनुपालन से तात्पर्य है जो दिशा निर्देश हैं, संगठन हैं, उनकी आज्ञा किया जाए, उनके आधार पर चला जाए। जो कार्य नीतियाँ बनाई गई हैं उनकी नीतियों का आधार पर हमें संगठन में काम करना है। समृद्धि ये भी लक्ष्य होता है और प्रबंधकों का निरीक्षण की भी बात होती है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि प्रबंधन के आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो आधुनिक उपागम है वो संगठन के अनुपालन पर अत्यधिक उनका लक्ष्य है। हालांकि ये जो 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प संगठन से संबंधित हैं और इनमें कोई भी निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन की प्रकृति है कि वो आधुनिक उपागम किस पर ज़्यादा बल देते हैं, तो अनुपालन पर बल देते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के हाल ही के प्रतिमान किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मिला जुला है। संगठन के प्रतिभागियों की दक्षता स्तर पर। ऑप्शन बी है संगठन के प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता के स्तर पर। ऑप्शन सी है उपयुक्त शैलियों के साथ साथ स्थिति परक कारक पर। ऑप्शन डी संगठन के सदस्यों के लिए चिंता पर। और बिल्कुल ये भी आपको लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में आंसर दें आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 के। आशीष जी ने सी बताया है और आशुतोष जी ने सी बताया है, प्रदीप मोहन जी ने सी बताया है और इसका राइट आंसर भी सी है। उपयुक्त शैलियों के साथ साथ स्थिति परक कारक, मतलब ये है, बिल्कुल सही बताया अनिल जी। हमें उपयुक्त शैलियों का चुनाव करना है कि कब किस परिस्थिति में कौन सी शैली ठीक रहेगी, कहाँ पर केंद्रीकृत होना चाहिए, कहाँ पर मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, कहाँ पर लोकतांत्रिक होना चाहिए, कहाँ पर विकेंद्रीकृत नीतियों को हमें अपनाना है। तो ये स्थिति परक होता है। तो इसका आंसर आपका 18 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसकी सिफारिश के आधार पर 2015-16 के अकादमिक सत्र से देश में बीएड
पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। विकल्प 4 हैं आपके पास, कोठारी आयोग है। विकल्प ए में ऑप्शन बी न्यायाधीश वर्मा आयोग जो 2012 में गठित किया गया था। ऑप्शन सी NCF 2005 और ऑप्शन डी है RTE 2009। और फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप लोग इसमें बताएं। इसका डी सही नहीं होगा। चलिए, हाँ, इसका आंसर डी सही नहीं है और ए भी ठीक नहीं है और इसका आंसर जो है बी ठीक है। न्यायाधीश वर्मा आयोग जो 2012 में आया था। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। 2012 में सरकार ने न्यायाधीश वर्मा आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह आयोग गठित किया गया था। शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उसकी गुणवत्ता बहुत गिर रही थी, तो शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये आयोग गठित किया गया था। और इस आयोग ने ये सिफारिश की थी कि सरकार जो है वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लाए, जिससे शिक्षकों जो प्यूपिल टीचर्स हैं, जो बीएड कर रहे छात्र छात्राएं हैं, जिनको छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं कहते हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। और साथ ही साथ इस आयोग ने जो RTE 2009 में जो सिफारिशें की गई थी शिक्षकों की गुणवत्ता से लेकर छात्रों की गुणवत्ता तक की जितनी भी बातें कही गई थी शिक्षा के सुधार में, उन बातों को भी लागू करने के लिए इस आयोग ने सिफारिशें की थी कि जो RTE 2009 है, इनकी जो मुख्य मुख्य सिफारिशें हैं उनका भी अनुपालन किया जाए। तो हमें ध्यान में रखना है, न्यायाधीश वर्मा आयोग की सिफारिश पर बीएड पाठ्यक्रम को 2 वर्ष किया गया है। हाँ, बिल्कुल राइट बताया है राजेंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुमोदन सेवाएं प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं। व्यवहारिक क्वेश्चन है, उसके कारण पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 4 कारण हैं आपके पास, विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। माता पिता की उदासीनता, विकल्प बी सरकारी नीतियां, विकल्प सी शिक्षकों का असहयोग, ऑप्शन डी है अपर्याप्त विद्यालय समुदाय संबंध। अनुमोदन सेवाओं से तात्पर्य है उपबोधन परामर्श सेवाएं। हाँ, आप लोगों ने डी आंसर बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है डी, अपर्याप्त विद्यालय समुदाय संबंध, जिसकी वजह से भारत में अनुवर्ती सेवाएं जो हैं, जो मार्गदर्शन और काउंसलिंग से संबंधित हैं, वो सेवाओं का पर्याप्त रूप से सभी स्तरों पर कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का डी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। शैक्षिक प्रशासन दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पूर्णतया विकेंद्रीकृत USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विकल्प बी है पूर्णतया केंद्रीकृत यूनाइटेड किंगडम, आंशिक रूप से केंद्रीकृत आयरलैंड, और ऑप्शन डी है आंशिक रूप से केंद्रीकृत और आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत भारत। शैक्षिक प्रशासन से कंपैरेटिव स्टडी है और किस देश में शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण क्या है, तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। 21 का राजेंद्र जी ने 21 डी बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है 21। अजीत पाठक जी ने भी, प्रकाश पाठक जी ने भी, बिल्कुल राइट आंसर डी है इसका। आंशिक रूप से भारत का जो शैक्षिक प्रबंधन है वो केंद्रीकृत है और आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत है। और यही फार्मूला इन जो USA है, USA में बहुत विकेंद्रीकरण है, UK में भी विकेंद्रीकरण है और आयरलैंड में भी विकेंद्रीकरण है, क्योंकि विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों का जब संयोजन होता है तभी सफलता प्रबंधन में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
संकलनीय मूल्यांकन के मुख्य दोष हैं। जो संकलनीय मूल्यांकन है, इसको कंसेप्ट की बात बता दूंगा आपको, जिसको योगात्मक या अंग्रेजी में सम्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, का मुख्य दोष है। क्वेश्चन नंबर 22, पहला ऑप्शन है, यह विस्मृति को प्रसारित करता है, यह रटकर सीखने को बढ़ावा देता है, यह अधिगमकर्ता को पूरे वर्ष के दौरान अधिगम क्रिया में नहीं लगाता है, यह वर्ष के अंत में परीक्षा पर जोर देने को बढ़ावा देता है। और व्यवहारिक क्वेश्चन है, और इसमें सभी दोष हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति है कि मुख्य दोष जो सर्वाधिक सबसे बड़ा दोष है, हाँ, आशुतोष जी ने सी बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सम्मिटिव मूल्यांकन में बच्चे जो होते हैं वो जब परीक्षा शुरू होती है तभी तैयारी में लगते हैं, और वर्ष भर जो है वो पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम आने से पहले सीरीज खरीद लेते हैं और शिक्षकों से, मीनाक्षी जी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों के, शिक्षकों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर निशान लगाने की बात करते हैं। तो इसका बिल्कुल मुख्य दोष जो है वो यही है कि वर्ष भर छात्र जो हैं वो अधिगम प्रक्रिया में संलग्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर। मानसिक स्वास्थ्य की संसूचकों को भारतीय संदर्भ में कौन सा पद भरोसे के साथ विवरण प्रस्तुत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि भारतीय प्रस्तुतियों में हम सबसे अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं, कौन से ऐसे क्राइटेरिया संसूचक निर्धारित हैं? तो 4 विकल्प हैं आपके पास, आनंदमय कोश, निर्वाण जो महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है, स्तब्ध, और विकल्प डी है स्थिति प्रज्ञ। और 23 का बबीता जी ने डी बताया है, और बिल्कुल आप और लोग भी आंसर दीजिए। प्रकाश जी डी, राजेंद्र जी डी, प्रदीप मोहन जी डी बता रहे हैं, हाँ सब लोग डी बता रहे हैं, और बिल्कुल राइट आंसर है स्थिति प्रज्ञता जो है, पाठक जी भी डी बता रहे हैं। वो भारतीय संदर्भ में हम एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ की स्थिति में पाते हैं। मीनाक्षी जी ने भी डी बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में अभी 2-3 वर्ष पहले पूछा गया था। देखिए, स्थिति प्रज्ञ का मतलब होता है बिल्कुल वर्तमान, बिल्कुल धरातल पर जीवन यापन करना, अपने जीवन में जो वर्तमान है, वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में चिंतन करना, जो भूतकाल चला गया उसको भुला देना, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में पहले से बहुत ज़्यादा चिंतन या तनाव नहीं लेना। स्थिति प्रज्ञ का मतलब होता है बिल्कुल, और यही मानसिक स्वास्थ्य का कंसेप्ट है। जो मानसिक स्वास्थ्य का जो कंसेप्ट है वो यही है कि व्यक्ति को धरातल पर रहकर, वर्तमान में रहकर अपनी वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में लगा रहना, काम करते रहना। टर्म्स जो हैं वो आपको बता देते हैं। आनंदमय कोश की जो टर्म है, ये सर्वांग दर्शन के प्रणेता श्री अरविंदो की है। इन्होंने कुछ स्थितियां बताई थी कि व्यक्ति किस तरीके से आनंदमय कोश की ओर बढ़ सकता है, और मेडिटेशन, इन्होंने बहुत ज़्यादा टिपिकल भाषा में स्थितियाँ बताई थी। तो वर्ड जो है आनंदमय कोश सर्वांग दर्शन के प्रणेता श्री अरविंद से संबंधित है। आनंदमय कोश एक आध्यात्मिक स्टेज है। दूसरा है निर्वाण। निर्वाण महात्मा बुद्ध ने निर्वाण से कहा था कि उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने। उन 4 आर्य सत्यों में निर्वाण एक ऐसी स्थिति थी जिसमें व्यक्ति अपने दुखों को खत्म कर देता है, और दुखों को खत्म करके वो सांसारिक जीवन में निर्वाण प्राप्त कर लेता है, अर्थात
4 आर्य सत्य हैं, उनके आधार पर चौथा आर्य सत्य है निर्वाण। तीसरा स्तब्ध, स्तब्ध से मतलब होता है, ये वैसे ही निगेटिव वर्ड है स्तब्ध, और स्थिति प्रज्ञ का मतलब है धरातल पर रह के काम करना है। ठीक है मीनाक्षी जी। और इसमें इस वर्ड में लिखने में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, ये इस तरीके से लिखा जाता है स्तब्ध, तो ये टाइपराइटर की गलती है। लेकिन आपको जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है वो अपने शब्दों पर, आंसर पर ध्यान में रखना है। स्थिति प्रज्ञता ऐसे भी लिख कर आ सकता है, स्थिति प्रज्ञता या स्थिति प्रज्ञ। ये आप बिल्कुल यहाँ से भी, थैंक वेलकम मीनाक्षी जी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य में। तो और ये भी मानसिक स्वास्थ्य का कंसेप्ट था कि 100% कोई भी व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ नहीं हो सकता है, और व्यक्ति के मन में अपनी भूतकालीन स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं उसको परेशान करती रहती हैं। इस स्टेज को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित निम्नांकित में से किसे एक सुसमंजित या समायोजित शब्द भी यहाँ पर आप समझ लें, समायोजित, समायोजित व्यक्ति की विशेषता के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। ये भी मानसिक स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है। ऑप्शन ए है द्वंद्वात्मक स्थितियों के समाधान की क्षमता। ऑप्शन बी अत्यधिक चिंताग्रस्तता का अभाव। ऑप्शन सी है दूसरों में विश्वास किंतु अपने पर नहीं। ऑप्शन डी है कथनी एवं करनी में न्यूनतम अंतर। कंसेप्ट पर आधारित है, आप लोग बताएं इसे। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, पाठक जी ने सी बताया है और सभी लोगों ने सी बता रहे हैं, और बिल्कुल राइट आंसर है। मीनाक्षी जी ने भी बिल्कुल राइट आंसर बताया है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो द्वंद्वात्मक स्थितियों के समाधान की क्षमता विशेषता है एक समायोजित व्यक्ति की, वो जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, सभी लोगों का, 24 का सी। जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उन कन्फ्लिक्ट को वो समाधान करता है, उन पे निर्णय लेता है। कन्फ्लिक्ट का समाधान भी निर्णय से ही होता है। दो या दो से अधिक ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं व्यक्ति के संदर्भ में कि किसका चुनाव किया जाए, तो ये निर्णय ना लेने की स्थिति में मेंटल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और जो व्यक्ति समायोजित होते हैं वो निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं। अत्यधिक चिंताग्रस्तता का अभाव, हाँ चिंताग्रस्तता नहीं होना चाहिए। और ये भी निगेटिव है। तीसरा दूसरों में विश्वास किंतु अपने पर नहीं, ये विशेषता एक समायोजित व्यक्ति की नहीं होती है। अगर अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होगा तो फिर हमारा समायोजन नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, वो है दूसरों में विश्वास किंतु अपने पर नहीं। एक समायोजित व्यक्ति जो होता है वो सर्वाधिक विश्वास अपनी एबिलिटीज अपने ऊपर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रभावी निर्देशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये भी बिल्कुल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है सेवार्थी की आवश्यकता का आकलन करना। ऑप्शन बी है सेवार्थी का इतिहास जानना। ऑप्शन सी है सेवार्थी की अभिवृत्ति समझना। और ऑप्शन डी है सेवार्थी से संबंध। प्रभावी निर्देशन के संदर्भ में क्वेश्चन है 25 और समझ पर आधारित है। और ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को, ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ये टॉपिक कराया था। देखिए अब इस क्वेश्चन पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। हमने जब काउंसलिंग और गाइडेंस पढ़ाया था तो यहाँ पर ये निर्देशन शब्द जो है गाइडेंस के संदर्भ में यूज हुआ है। हम किसी भी व्यक्ति का निर्देशन या गाइडेंस करते हैं तो सबसे पहले उसकी नीड को जानते हैं, आवश्यकता, जिसकी जो आवश्यकता है, तो आवश्यकता को जानने के बाद ही उसका हम निर्देशन करेंगे।
और किसी व्यक्ति की आवश्यकता जाने बिना हम उसका निर्देशन नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर प्रकाश जी बता रहे हैं, राजेंद्र सर ने बताया है, सभी लोगों ने बताया है, इसका 25 का ऑप्शन ए राइट होगा और बिल्कुल सही आंसर है इसका 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, उपबोधन में पहला कार्य होना चाहिए। ये भी आपका काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। उपबोधन का अंग्रेजी में बता दें, एक काउंसलिंग कहलाती है और इसको एक वर्ड और यूज होता है परामर्श, वो भी आप ध्यान में रखें। परामर्श उपबोधन एक ही चीज है। 26, उपबोधन में पहला कार्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, सेवार्थी में उपबोधन की आवश्यकता उत्पन्न करना। ऑप्शन बी, सेवार्थी से तालमेल बिठाना। ऑप्शन सी, आत्म विश्लेषण की स्थिति उत्पन्न करना। और ऑप्शन डी है समस्याओं को लेकर मुक्त और स्पष्ट चर्चा करना। पहला कार्य, इन्हें आपको इनिशिएटिव कैसे लेना है, और ये भी बहुत मैंने पढ़ाया था उपबोधन, और जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का प्रकाश पाठक जी 26 का बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। आशीष जी भी बता रहे हैं, आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है। काउंसलिंग और निर्देशन में मैंने आप लोगों को कुछ डिफरेंस बताए थे कि निर्देशन में हम कम प्रशिक्षित व्यक्ति से भी निर्देशन ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति से हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हों जिससे हम निर्देशन लेते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है परामर्श। परामर्श बहुत गोपनीय और व्यक्तिगत स्तर पर होता है। वहाँ पर हमें सबसे पहले परामर्शदाता से अच्छे संबंध स्थापित करना चाहिए ताकि हम जो काउंसलिंग है उसकी अंदर क्या चल रहा है, उसकी समस्याओं को जान लें, बिल्कुल ठीक प्रकार से समस्याओं को जान लें, क्योंकि परामर्श का उद्देश्य है व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करना और व्यक्ति को तैयार करना कि वो अपने मानसिक संघर्षों या चुनौतियों का सामना खुद करे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही बताया है अनिल नौटियाल जी ने, 26 का बी होगा, सेवार्थी से तालमेल बिठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, ये टाइपिंग में थोड़ी एरर हुई है तो इसको आप मुदालियर आयोग समझें, श्रीमाली आयोग और बुड आयोग। क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया है आशुतोष जी आपने, 27 का ए है। मीनाक्षी जी ने ए बताया है, प्रदीप जी ने ए बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, संघर्ष का सामान्य अर्थ है। और संघर्ष को मैं बता दूं आपको कि जो संघर्ष है इसको एक वर्ड और यूज करते हैं, द्वंद्व, और इसको इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो जब भी आप पेपर देने जाएं किसी भी परीक्षा का तो अंग्रेजी वर्जन आयोग मानता है, जो आयोग परीक्षा कराता है वो अंग्रेजी वर्जन को ही मानता है। हिंदी में कुछ शब्द जो होते हैं अलग अलग शिक्षा शास्त्री रख देते हैं, तो अंग्रेजी वर्जन को आप जरूर देख लें। तो यहाँ पर संघर्ष का मतलब है कन्फ्लिक्ट, का सामान्य अर्थ है बाधाओं का सामना करना। ऑप्शन बी, उचित और अनुचित का विचार करना। ऑप्शन सी, विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। और सभी लोगों ने 28 का सी बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का मतलब ही होता है कि जो इच्छाएं, विचार, हमारी रुचि अभिरुचि, थैंक यू, कि रुचि अभिरुचि के अनुसार नहीं है, तभी मेंटल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और हम वहाँ पर ठीक प्रकार से निर्णय नहीं ले पाते हैं और असमायोजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, उच्च शिक्षा को समाज की मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों को ही दी जाए, उपरोक्त सुझाव दिया गया था। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। ऑप्शन बी, श्रीमाली समिति। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ऑप्शन डी है मुदालियर आयोग। आंसर प्लीज। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है।
स्क्रीन पर दीपमाला जी हैं, अनिल जी हैं, प्रदीप जी हैं, प्रकाश जी हैं। रिप्लाई प्लीज। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर बताया है आप लोगों ने, कोठारी आयोग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? और ऑप्शन ए है राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परीक्षाओं में पूछा जाता है। आंसर रिप्लाई आंसर फास्ट प्लीज। देखिए आशुतोष जी, ये आपका आंसर गलत है, 30C नहीं होगा। चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें वो बता देते हैं। बबीता जी ने राइट बताया है। राधा कृष्णन आयोग में ये भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। उसमें डीम्ड विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई थी। तो ये 30 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए।